नमस्कार मित्रों, आज हम औषध सेवन काल के बारे में विचार करेंगे। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जब भी आप कोई ड्रग लिखते हैं, इवन दो आप दीपन ड्रग भी जो है वो कहते हैं 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, खाना खाने के बाद। तो दीपन ड्रग यदि आप दे रहे हैं जिसको कि भूख लगाना है, वह जो है खाना खाने के बाद क्या कार्य करेगी, ये मेरी समझ से बाहर है। जो ये आपका सिस्टम है, बीडी, टीडीएस, ओडी, ये जो एलोपैथिक सिस्टम है, इसको आपको हटाना होगा। आपको देखना होगा कि जो ड्रग आपने सिलेक्ट की है वो कैसे कार्य करेगी और वो कैसे कार्य करेगी और कब कार्य करेगी, जिसे कि हम औषध काल कहते हैं। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। दिन भर में जो सुबह का समय होता है वह कफ दोष के प्रभाव में होता है और दोपहर का समय जो होता है वो पित्त दोष का होता है और शाम के समय का जो दोष होता है वह वात के प्रभाव में होता है। तो समय अनुसार सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक का जो कफ जो दोष है वो कफ के प्रभाव में है और सुबह का जो 6 बजे है वह कफ और वात के संधि का काल है। वात दोष का काल समाप्त हो रहा है और कफ दोष का काल शुरू हो रहा है। इसी दोष संधि काल में ही हम वात और कफ दोष के लिए चिकित्सा दे सकते हैं। ये काल जो है वह यकृत पर कार्य करने के लिए भी उपयुक्त है। यकृत जो कि अग्नि संस्था की प्रधान इंद्रिय है, इस काल में मंद गति से कार्य करती है और यकृत के कार्य को अच्छा करने का मतलब अग्नि संस्था को प्राकृत करना। इसीलिए यह काल वात और कफ दोष इनके साथ यकृत और समान वायु के लिए भी प्रभावी समझा है और मल मूत्र के विसर्जन के कारण दिए गए औषधि के पाचन में कोई बाधा या अवरोध नहीं आता है। इसीलिए इस समय हम फलत्रिकादि गुलकुल, फलत्रिकादृष्ट, ताम्रभस्म इन औषधियों की अल्प मात्रा पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करती है। इसी प्रकार हम शाम 6 बजे का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस वक्त दोपहर के समय किया गया भोजन या 4-5 बजे लिए गए खाने का विचार करके दोष अवस्था अनुसार वात कफात्मक संप्राप्ति के लिए औषधि दे सकते हैं। जो सुबह 10 बजे का टाइम है, यह काल कफ और पित्त दोष के संधि के रूप में देखा जाता है। जिस प्रकार से राइट 6 बजे जो है दैट इज द जंक्शन ऑफ वात एंड कफज व्याधि, उसी तरीके से जो 10 बजे का काल है वह कफ और पित्त की संधि का काल है। यानी कि कफ का काल जो है वो खत्म हो रहा है और पित्त का काल शुरू हो रहा है। तो कफ पित्तज व्याधियों के लिए यदि मुझे किसी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना है तो मैं 10 बजे करूँगा। यह कफ दोष के गुण कम होकर और पित्त दोष के गुण वृद्धि होने का समय है और इस काल में कफ के संगठन का विलयन तेज महाभूत में हो रहा है। पृथ्वी और आप जो अवरोधजन्य व्याधि के संप्राप्ति के प्रधान हैं, उनका विलयन तेज महाभूत में करने से अग्निमांद्य जनित आम व्याधि के संप्राप्ति को भंग करने के लिए इस काल में तेजो महाभूत वृद्धि करने की चिकित्सा हम कर सकते हैं। इस काल में विकृत कफ का पचन करने के लिए, यानी कि पृथ्वी और आप महाभूत का पचन करने के लिए प्लीहा पर कार्य करने वाले क्षार हम दे सकते हैं। तेज महाभूत को प्रकृतिस्थ करने हेतु और रक्त धातु की साम्य अवस्था प्राप्त करने हेतु प्लीहा के लिए अन्य योग दे सकते हैं। दोष संधि काल होने के कारण पित्त शमन या वृद्धि करने वाली औषधि का उपयोग हम कर सकते हैं। रक्त और पित्त का आश्रय संबंध होने के कारण
रक्त प्रसादक, रक्तवर्धक, रक्त शमन इत्यादि रक्त धातु पर कार्य करने वाली केशोर गुग्गुल, पटोल आदि गुग्गुल, गंधक रसायन जैसी औषधि का व्याधि अनुरूप उपयोग कर सकते हैं। पित्त के क्षार धर्म वृद्धि परिणाम स्वरूप दिखने वाले उदरशूल, उदरदहा परिणाम शूल में हम शुद्ध स्वर्ण गैरिक का उपयोग कर सकते हैं। प्लीहा, रक्त धातु, पित्त, प्लीहा, रक्त धातु, पित्त इनकी दुष्टि कम करने हेतु विचार पूर्वक इस काल में औषधि दे सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का आश्रय आश्रयी संबंध है। दोपहर का 2 बज गया। यह काल पित्त दोष के क्षय और वात के दोष के वृद्धि का संधि काल है। तेज और वायु महाभू परस्पर साथ साथ चलते हैं और यह पित्त दोष पर काम करने का काल होने के बावजूद इसमें थोड़ा फर्क है। इस काल में पृथ्वी आप प्रधान आहार का सामना तेज महाभूत प्रधान औषधि को करना पड़ता है। व्याधि बल अगर अधिक होगा तो 10 बजे दिए गए औषधि मात्रा का प्रयोग जो है वो 2 बजे कर सकते हैं। उदाहरण की दृष्टि से यदि प्लीहा दृष्टि हुई है तो आप जो प्लीहा की डोज 10 बजे आपने दी थी वही प्लीहा को ठीक करने के लिए, प्लीहा दृष्टि को ठीक करने के लिए आप 2 बजे भी देंगे। इस प्रकार ये काल मूत्रपिंड पर काम करने के लिए उपयुक्त है। सार किट्ट का विभाजन हो रहा है। समान वायु, मूत्रवाह स्त्रोत इन सब में विचार करके हम कोक्षुरादि गुग्गुल जैसी औषधियों का प्रयोग इस समय पर करते हैं। 2 से 6 बजे तक का काल वात काल, मलमूत्र निष्क्रमण काल के लिए उपयुक्त मानकर हम ये औषधि 6 बजे भी दे सकते हैं। व्याधि संप्राप्ति, उदर का परीक्षण और यकृत प्लीहा, व्याधि संप्राप्ति, उदर परीक्षण और यकृत प्लीहा मूत्र पिंड दुष्ट अनुसार योजना का क्रम जो है वो हमें इससे प्राप्त होता है। इसके बाद आता है अपान काल, अर्थात दोनों वक्त के भोजन के पहले का काल। शुक्र आर्तव शकणमूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, अर्थात शुक्र का प्रवर्तन, आर्तव का प्रवर्तन, शकृत का प्रवर्तन, शकृत यानी कि मल का प्रवर्तन, मूत्र का प्रवर्तन और गर्भ का निष्क्रमण, इन सर्व कार्यों का संचालन अपान वायु के द्वारा होता है। इन सभी भावों का धारण और निष्क्रमण विशिष्ट काल में करना अपान वायु के क्षेत्र में होता है। अपान वायु अगर दुष्ट हो गया तो उसके स्वाभाविक कार्यों में विकृति हो जाती है। इसी कारण शुक्र आर्तव आदि भाव पदार्थों का धारण और निष्क्रमण विकृत हो जाता है। प्रदूषित अपान अपनी स्वाभाविक गति छोड़कर प्रतिलोम हो जाता है और वह समान वायु को प्रभावित करता है। अपान वायु के उष्ण गुण से संस्कारित समान वायु शरीर में विकृत लक्षण दिखाता है। इसी कारण समान वायु प्राकृत करने के लिए अपान वायु को अनुलोम गति प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अपान वायु की दृष्टि कितनी है यह विचार करके व्याधि अनुसार हम औषधि की योजना करते हैं। अगर हम स्त्रियों में होने वाली व्याधियों का विचार करें तो गर्भाशय की व्याधि की संप्राप्ति हेतु इस काल का विचार हम करते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में शुक्रवाह स्त्रोत से संबंधित व्याधि, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, इन व्याधियों में संप्राप्ति भी इस काल पर हम दे सकते हैं। समान काल, समान काल का मतलब भोजन के मध्य में औषधि की योजना करना। समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः, समान वायु में हम
इस काल में औषधि योजना करते हैं समान वायु जठराग्नि के समीप रहती है। अग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। आहार पचन के मार्ग में अर्थात आमाशय, ग्रहणी, पक्वाशय, इसमें विकृति निर्माण हो जाए तो यह काल उपयुक्त है। पक्वावस्था के पहले चरण में मधुरपाक कफ निर्मिति करता है। अवस्था पाक अपन ने पढ़ा था। अवस्था पाक में सर्वप्रथम मधुरपाक होगा जिसमें कफ का निर्माण होगा। इसी प्रकार से द्वितीय और तृतीय अवस्था पाक में क्रमशः पित्त और वात की उत्पत्ति होगी। इसलिए इनको ध्यान में रखकर हम अजीर्ण, अम्लपित्त, ग्रहणी, अतिसार, छर्दी, प्रवाहिका, उदर, मलावष्टम्भ इन जैसी व्याधियों में समान काल में औषधि का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार उदक व स्त्रोत संबंधी व्याधि के संप्राप्ति भंग के लिए भी इस काल का विचार किया जा सकता है। इसके पश्चात आता है व्यान काल। व्यान काल अर्थात दोपहर के खाने के बाद औषधि देना। व्यान वायु में अप्रतिघातत्व गुण से, अप्रतिघातत्व माने कि किसी भी प्रकार आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा न होना, यह आकाश वायु का कार्य है, प्राकृतिक कार्य। और व्यान वायु जो होता है क्योंकि रस रक्त संवहन करता है, तो रस और रक्त संवहन के लिए उसको अप्रतिघात यानी कि रास्ते में किसी भी रुकावट या अवरोध का होना उसके संचार में जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। क्योंकि इसका संगठन आकाश महाभूत से होता है। आकाश मतलब कोई विरोध न होना। अपनी गति के कारण रस रक्त वहन करने का कार्य भी व्यान वायु करता है। अपनी गति और कृतसन देहचर, संपूर्ण कृतसन यानी कि संपूर्ण शरीर में गमन करना, तो अपने कृतसन देहचर गुण के कारण व्यान काल में दी गई औषधि शरीर में इच्छित स्थान पर शीघ्र जाकर अपना काम करती है। यह काल पित्त काल में, इसी कारण व्यान वायु पर पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुणों का प्रभाव भी होता है। इसी तरह से व्यान वायु का सूक्ष्मत्व भी बढ़ जाता है। मांस धातु के आकुंचन प्रसारण प्राकृत करने हेतु कृच्छ उन्मिलन निमेषः व्याधि कफ आम मेद कारण स्त्रोतोरोध बंधत्व शुक्र अल्पता रस रक्तादि धातु वर्धन संतर्पण के लिए हम इस काल में औषधि दे सकते हैं। उदान काल। स्थानम उदानस्य नाभि और कंठ एव च वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया। और स्थान कंठ, नासा, नाभि और मनोह स्रोतस, यह उदान वायु के कार्य क्षेत्र है। रात का खाना खाने के बाद यह औषधि दी जाती है। जब यह औषधि दी जाती है तो इसे उदान काल कहा जाता है। शरीर में प्रयत्न और ऊर्जा इन दोनों को उदान वायु प्रवृत्त करता है। शारीर बल और मानस बल इन पर भी उदान वायु का प्रभाव रहता है। शरीर का बल किससे संबंधित रहता है, यह किससे पता करते हैं? मांस धातु से। उदान बलम उच्यते, इसीलिए मांस धातु पर कार्य करने वाली औषधि की योजना हम उदान काल में करते हैं। मांसपाचक, मांस वृद्धि कर द्रव्य यानी कि मांस धात्वाग्नि पर काम करना हो तो यह काल उपयुक्त है। उदान काल में तेज महाभूत होता है और उदान वायु का वर्ण पर भी प्रभाव होता है। वर्ण और तेज परस्पर अवलंबी, इसी वजह से त्वक विकार में हम उदान काल में औषधि दे सकते हैं। उदान वायु वाणी, उद्गार इन पर भी कार्य करता है, जो कि क्या है? मणिपुर चक्र का अधिष्ठान। वो भी इस काल में मणिपुर चक्र, तेज महाभूत और उदान वायु इन सब का बहुत निकट संबंध है। रक्त धातु, मांस धातु, ऊर्ध्वगत व्याधि, तेज महाभूत इन सब में व्याधि के अनुसार विचार कर कर हम रक्तपाचक औषध, मांसपाचक औषध, त्रिफला गुग्गुल,
मेदोपाचक, मोक्षदायी, कुकुर, स्वर्ण वैदिक आदि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। स्वप्न काल, ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि हो, स्वप्न काल माने सोते समय। ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि मस्तिष्क अर्थात मज्जा संबंधित व्याधि, मन संबंधी व्याधि में इस काल पर औषधि देती है। मनोविकार में पृथ्वी महाभूत के तम आदि गुण वृद्धि से मनोअवसादजन्य व्याधि निर्माण होते हैं। इससे मन पर कार्य करने वाली उष्ण तीक्ष्ण औषधि योजना उदान काल पर फलदायी होती है और तेज महाभूत के गुण वृद्धिगत होने से मनोवैचित्य आदि लक्षण दिखाई दें तो स्वप्न काल पर पृथ्वी आप औषधि देना उपयुक्त होता है। इसी प्रकार व्याधि स्थान संशय अगर ऊर्ध्व चतुर्गत हो तो भी हम इस काल में औषधि दे सकते हैं। नेत्र रक्तता हो और नेत्र व्याधि हो तो भी इस काल में औषध को देना चाहिए। इसी प्रकार से यदि बुद्धि इंद्रिय या डिप्रेशन आदि हो तो सारस्वत, अरिष्ट, जटामाशय आदि का प्रयोग भी इस काल में कर सकते हैं।